तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 3 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण, भारत की नई रामसर साइट्स। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। भारत में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है। हाल ही में 2 नई साइट्स जुड़ी हैं। 97वीं साइट है पटना पक्षी अभयारण्य, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जहां पक्षियों की 178 प्रजातियां पाई जाती हैं। 98वीं साइट है छारी डांड, जो गुजरात के कच्छ में बन्नी घास के मैदानों के पास स्थित है। याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था और 2026 की थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। सबसे ज़्यादा साइट्स तमिलनाडु में हैं। पॉलिटी, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनी हैं। अजीत पवार जी के निधन के बाद एनसीपी ने उन्हें इस पद के लिए चुना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। ये बेसिक फैक्ट्स भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था, 16वां वित्त आयोग। अब बात करते हैं पैसों के बंटवारे की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसमें तय किया गया है कि केंद्र राज्यों को 41% हिस्सा देगा। इस बार एक नया क्राइटेरिया जोड़ा गया है, जीडीपी में योगदान यानी 10%। इससे उन राज्यों को फायदा होगा जिनकी इकोनॉमी मजबूत है, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों को। वहीं टैक्स एफर्ट को हटा दिया गया है। बजट 2026 और आर्थिक सर्वेक्षण हाइलाइट्स। बजट के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 से 7.2% रखा गया है। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय तय किया है। कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं, जैसे फार्मा सेक्टर के लिए बायोशक्ति योजना और हाई स्पीड रेल के लिए 7 नए कॉरिडोर। खेल जगत, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। स्पोर्ट्स लेवल्स के लिए अपडेट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल्स का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। वहीं विमेन सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना विजेता रहीं। याद रखिएगा, साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। रक्षा, कवच 4.0 और तटरक्षक दिवस। रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कवच 4.0 तकनीक को 472 किलोमीटर रूट पर लागू किया गया है। ये आरएफआईडी और रेडियो संचार के जरिए ट्रेनों को सिग्नल तोड़ने यानी एसपीएडी से रोकती है और ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है। साथ ही 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती मनाई। इनका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल लेवल पर भारत अरब शिखर सम्मेलन 10 साल बाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य फोकस व्यापार और ऊर्जा रहा। वहीं वेनेजुएला के साथ तेल सौदे को मंजूरी मिल गई है। यूरोप में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि ईरान और यूएई ने एक दूसरे की सेनाओं को आतंकी घोषित कर दिया है। कला और संस्कृति, प्रमुख महोत्सव। संस्कृति की बात करें तो असम में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल मनाया गया, जो वहां की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध मरु महोत्सव और नागालैंड के कोहिमा में रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। राज्य योजनाएं और शासन, गवर्नेंस। राज्यों ने भी कई नई पहल की हैं। आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे में 555 ई-साइकिल बांटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात सरकार ने छात्राओं के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है, ताकि उनकी शिक्षा और पोषण में मदद मिल सके। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस टेक। अंत में साइंस टेक की बात करें तो सिंगापुर में फोलो टॉय नाम के एआई खिलौनों को लेकर निजता का खतरा बताया गया है। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना अपनी पेचोरा मिसाइल यानी सतह से हवा में मार करने वाली को अपग्रेड कर रही है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए पनामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मैपिंग, चर्चा में रहे स्थल। बच्चों, पहली स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण जगहों की बात कर रहे हैं।
सबसे पहले है टिहरी झील, जो उत्तराखंड में है। हाल ही में यहाँ एक एक्रो फेस्टिवल के दौरान हादसा हुआ, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही। याद रखिएगा, ये भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, राफा क्रॉसिंग। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर याद रखिए ये गाज़ा और मिस्र यानी इजिप्ट की सीमा है, इजराइल के साथ नहीं। साथ ही पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। नाम बदलने वाले सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। श्रद्धांजलि। इस स्लाइड में हम उन महान हस्तियों को याद करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। फादर थॉमस वी कुन्नुनकल, ये एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। ये सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने NIOS यानी नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना की थी। इन्हें 1974 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। खेल जगत से एक दुखद खबर रही, माइकल नोब्स का निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलियाई थे और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रह चुके थे। महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, रैपिड फायर फैक्ट्स। चलिए अब कुछ जल्दी जल्दी याद होने वाले फैक्ट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चरवाहों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स घोषित किया है। नेट ग्रिड, सरकार ने इसके बजट में 27% की बढ़ोतरी की है। ये 21 अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों का एक कॉमन डेटाबेस है जो आतंकवाद को रोकने में मदद करता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। और एक गर्व की बात है, कैप्टन हंसा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसे आप विमेन एम्पावरमेंट वाले सेक्शन में जरूर नोट करें। आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे। जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको ढूंढना है। 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन में जीडीपी में योगदान को कितना वेटेज दिया गया है? नेपाल में जेन जेड आंदोलन, कारण और शुरुआत। नमस्ते बच्चों, पहली स्लाइड देखिए। नेपाल में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है जिसे जेन जेड आंदोलन कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2025 को हुई, जब वहां की सरकार ने फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे 26 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये ऐप्स आईटी नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। इसका नेतृत्व 28 वर्ष से कम उम्र के छात्र कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार और नेपो बेबीज के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दुर्भाग्य से इस संघर्ष में अब तक 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। क्रांति का परिणाम और सत्ता परिवर्तन। अगली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। इस भारी हिंसा और पुलिस फायरिंग के दबाव में आकर 8 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रदर्शन में हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक पल आया, जब सुशीला कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब वहां संसद भंग कर दी गई है और नए चुनाव 5 मार्च 2026 को तय किए गए हैं। पीढ़ियों यानी जेनरेशंस का वर्गीकरण। आप कौन हैं? छात्रों, अक्सर हम जेन जेड या मिलेनियल्स शब्द सुनते हैं, तो चलिए आज इसे साफ साफ समझ लेते हैं। जेन जेड 1997 से 2012, इन्हें डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। जेन अल्फा 2010 से 13, 2024, ये बच्चे स्मार्ट गैजेट्स के साथ बड़े हो रहे हैं। जेन बीटा 2025 से 2039, ये आने वाली पीढ़ी है जो पूरी तरह एआई सक्षम होगी। इससे पहले मिलेनियल्स 1981 से 96 और जेन एक्स 1965 से 1980 का दौर था। इसे याद रखिएगा, सोशियोलॉजी के हिसाब से ये बहुत काम आता है। इंडोनेशिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। वहाँ की जनता सड़कों पर है क्योंकि सांसदों का मासिक भत्ता $3000 करने का प्रस्ताव आया है, जबकि वहाँ के आम आदमी का न्यूनतम वेतन इसका सिर्फ 1/10वां हिस्सा है। इस गुस्से की आग तब और भड़की जब एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अफ़ान कुर्नियावान की कस्टडी में मौत हो गई। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति सुबियांतो को अपनी चीन यात्रा रद्द करनी पड़ी और भत्तों में कटौती का वादा करना पड़ा। ऑपरेशन लकी ड्रॉप, इजरायल का यमन पर हमला। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर। 28 अगस्त 2025 को इजरायल ने यमन के हूती ठिकानों पर ऑपरेशन लकी ड्रॉप चलाया।
ये केवल 5 मिनट का सटीक मिसाइल हमला था। इसका लक्ष्य हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके रक्षा मंत्रियों को निशाना बनाना था। ये हमला हूतियों द्वारा किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों का करारा जवाब था। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसॉन डैम GERD। इथियोपिया ने अपनी जल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ब्लू नील नदी पर बने इस विशाल बांध का उद्घाटन 9 सितंबर 2025 को किया। ये 145 मीटर ऊंचा है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 5150 मेगावाट है। लेकिन ध्यान दें, मिस्र यानी इजिप्ट और सूडान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जल सुरक्षा का खतरा सता रहा है। इसे वाटर वॉर के संदर्भ में याद रखें। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025। बच्चों, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 69वें स्थान से सुधरकर 63वें स्थान पर आ गया है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसके बाद लग्जमबर्ग और आइसलैंड का नंबर आता है। यानी भारत में टैलेंट को विकसित करने और उसे बनाए रखने के प्रयासों में सुधार हो रहा है। यूनिसेफ बाल पोषण रिपोर्ट 2025 एक चेतावनी। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। दुनिया में मोटापा अब कम वजन से भी बड़ी महामारी बन गया है। आज 188 बच्चे मोटापे से प्रभावित हैं। साल 2000 में ये दर सिर्फ 3% थी, जो अब बढ़कर 9.4% हो गई है। इसे दोहरा संकट यानी डबल बर्डन कहा जा रहा है, क्योंकि कुपोषण और मोटापा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। खराब खानपान का आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभाव। हम जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड और ज़्यादा चीनी वाला खाना खाते हैं, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अनुमान है कि 2035 तक इसकी सालाना आर्थिक लागत $4 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। सुझाव दिया गया है कि जंक फूड विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए और पैकेट पर हेल्थ लेबलिंग होनी चाहिए। गाज़ा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना। आखिरी स्लाइड में हम गाज़ा के ताज़ा हालात देख रहे हैं। अगस्त 2025 में इजरायल ने गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल वहां सीधा शासन नहीं करना चाहता, बल्कि एक सुरक्षा परिधि बनाना चाहता है। प्रशासन बाद में अरब ताकतों को सौंपा जाएगा। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है, क्योंकि अब तक 64,656 लोगों की जान जा चुकी है। गाज़ा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना। नमस्ते बच्चों, पहली स्लाइड में हम गाज़ा की वर्तमान स्थिति को समझेंगे। अगस्त 2025 में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल वहां सीधा शासन नहीं करना चाहता, बल्कि एक सुरक्षा परिधि बनाना चाहता है। प्रशासन बाद में अरब ताकतों को सौंपा जाएगा। 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की थी। आपको याद रखना चाहिए कि गाज़ा का क्षेत्रफल सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर है और अब तक वहां 64,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। युद्ध समाप्ति के 5 सिद्धांत और ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2। अगली स्लाइड बहुत ज़रूरी है। इजरायल ने युद्ध समाप्त करने के लिए 5 बड़े सिद्धांत रखे हैं। हमास की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना, सभी बंधकों को वापस लाना, गाज़ा को हथियारों से मुक्त करना, वहां की सुरक्षा का अधिकार इजरायल के पास रहना और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन बनाना जिसमें हमास शामिल ना हो। इजरायल का ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2 वहां का मुख्य हमला है, जिसके तहत 4 सितंबर 2025 तक गाज़ा सिटी के 40% हिस्से पर उनका कब्जा हो चुका था। रूस यूक्रेन युद्ध 2025 कूटनीतिक हलचल। छात्रों, रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने चौथे साल में है। फरवरी 2025 में रियाद वार्ता हुई, लेकिन इसमें यूक्रेन और EU को नहीं बुलाया गया। इसके बाद मार्च 2025 में लंदन सम्मेलन हुआ, जिसका मोटो था सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। यहाँ यूरोपीय नेताओं ने कोलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों के गठबंधन का संकेत दिया ताकि यूक्रेन की मदद की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रस्ताव 2774 के जरिए युद्ध रोकने की अपील की है। अलास्का शिखर वार्ता और पेरिस सुरक्षा गारंटी। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बड़ी बैठक हुई। हालांकि तुरंत कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद सितंबर में पेरिस में 26 देशों ने प्रतिबद्धता जताई कि अगर युद्ध विराम होता है तो वे अपने सैनिक तैनात करेंगे। यहाँ अमेरिका की भूमिका बैक एंड सपोर्ट यानी एयर पावर और इंटेलिजेंस की रहेगी। भारत नेपाल सीमा विवाद मैपिंग। अब अपने पड़ोस की बात करते हैं। भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को लेकर पुराना विवाद है।
सारा झगड़ा 1816 की सुगोली संधि की व्याख्या को लेकर है। भारत कहता है कि काली नदी का उद्गम काला पानी है, जबकि नेपाल इसे लिम्पियाधुरा मानता है। लिपुलेख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत चीन नेपाल का ट्राई जंक्शन है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी यहीं से है। तिब्बत में चीन की वृहद बांध परियोजना वाटर बॉम्ब। बच्चों, ये पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीन तिब्बत में अरुणाचल सीमा के पास मुटुओ मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है। इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट है, जो चीन के ही 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ी है। भारत इसे वाटर बॉम्ब की तरह देख रहा है क्योंकि इससे असम और अरुणाचल में कृत्रिम बाढ़ का खतरा है। इसके जवाब में भारत अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी SUMP पर तेजी से काम कर रहा है। अर्मीनिया अजरबैजान शांति समझौता और ट्रिप कॉरिडोर। 8 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने 37 साल पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया। यहाँ ट्रिप कॉरिडोर यानी ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई, जो अजरबैजान को नाख्शिवान से जोड़ेगा। इसमें अमेरिका को रेल और पाइपलाइन के विशेष अधिकार मिले हैं। इसी समझौते की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अन्य क्षेत्रीय संघर्ष थाईलैंड, कंबोडिया और सीरिया। आखिरी स्लाइड में हम छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विवाद देखेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्रयाह विहार मंदिर को लेकर जुलाई 2025 में हिंसक झड़पें हुईं, जिसे अमेरिका ने रुकवाया। वहीं सीरिया में असद शासन गिरने के बाद इजराइल ने दमिश्क पर हमले किए और ऑपरेशन एरो ऑफ बशान के जरिए दक्षिणी सीरिया में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।